चलिए, ये एक एल्विलाई है, ठीक है, और ब्लड जो फ्लो होता है वो एक ट्यूब में फ्लो होता है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ब्लड एक ट्यूब में फ्लो होता है जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। सबको पता है कि मैंने क्यों बोला था एल्विलाई को यूनिट ऑफ लंग, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज यही होता है, ठीक है। यही बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में फिल्टर करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में हम कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे कोई मसल है या फिर ऑर्गन है, हम मसल ले रहे हैं या आप ऑर्गन भी लिख सकते हैं। तो एक ब्लड वेसल्स होगा, यानी एक ट्यूब होगा, ठीक है। इस तरह एक ट्यूब होगा जिसके, इसको बोलेंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल होगा जिसके अंदर फ्लो कर रहा होगा ब्लड। भाई यहीं से ना वो ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेने के बाद वो डिफरेंट ऑर्गन या फिर मसल्स को क्या करेगा, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा। ये दिमाग में बैठा। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, देखो ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, वो बाकी किसी चीज पे नहीं। ऑक्सीजन पहले यहाँ आया होगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू द ब्लड वेसल, transfer of oxygen from alveoli to the blood vessel is called external respiration, external respiration, ये याद कर लीजिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद से ये ऑक्सीजन इधर से होते हुए, ये ऑक्सीजन इधर से होते हुए, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हमारे मसल्स में जाएगा। यानी ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड वेसल टू द मसल is called internal or cellular respiration। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा डेफिनेशन को बड़ा करना है, यानी खींचना है, डेफिनेशन को दिखना है कि हाँ भाई दिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल चीज याद करूंगा। देखो बेटा ध्यान से, अगर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू द ब्लड वेसल, एल्वुलाई से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। जब ऑक्सीजन इधर से इधर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर मूव करेगा, समझ में आया भाई। ऑक्सीजन इधर से इधर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड वेसल से एल्वुलाई में मूव करेगा। तो आप पॉइंट लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाँ गुड, इच्छा, ठीक है, वो भी लिख सकते हो बेटा, देखो ध्यान से। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के बेस पे लिखोगे तो आंसर बहुत ही करेक्ट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पे उतना नहीं होता है, ये दिमाग में रहे। चलो पहला क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जो हम पहला हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे, देखा है किसका आंसर पहले आता है। ब्लड में कौन सा सब्सटेंस जो होता है या कौन सा केमिकल जो होता है या कौन सी गैस जो होती है, ठीक है, वो सबसे अधिक होती है, या कौन सा आयन जो होता है वो सबसे अधिक होता है? कोई आंसर बताए तुरंत। गलत 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 गलत, सबका गलत आ रहा है, सबका। सुधीर दीक्षित यू आल्सो रॉन्ग, ठीक है। तान्या यू आल्सो रॉन्ग, अमन यादव गलत है बेटा, अनमोल मौर्य गलत, सोहम गलत। हीमोग्लोबिन बेटा वो पिगमेंट है, वो कोई केमिकल नहीं है। देखो बेटा ये याद कर लो, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है। ब्लड में सबसे ज्यादा जो चीज रहता है, ठीक है, उसका नाम है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये याद कर लीजिए, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, अब क्वेश्चन ये तो आपको पता चल गया कि हाँ भैया बाइकार्बोनेट है, ठीक है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट बना कैसे? भाई बाइकार्बोनेट आया कैसे, आया कैसे, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। बी इन माइंड, ये इसको माइंड में रखिए। तो एक्सटर्नल और रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। दैट ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू द ब्लड वेसल और ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड वेसल टू द एल्वुलाई इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड थिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड वेसल टू द एल्वुलाई और
Transfer of carbon dioxide from muscle to the blood vessel is called internal respiration. Now external and internal respiration is clear, you all say yes or no, then we'll proceed. External and internal respiration is clear, जल्दी चलो, बहुत अच्छे। देखो अब, हाँ सर एक क्वेश्चन बोलिए बेटा, अपन ना बोलते रहिए, क्वेश्चन जो होता है तुरंत लिख दिया करिए, बोलिए क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन 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 क्या था, चलिए ये देखो बेटा, अब कुछ कुछ बातें और देख लीजिए, क्वेश्चन अभी हो सकता है लिखने में लेट कर रहे हो, हाँ, वाई ह्यूमन कैन नॉट रिस्पायर थ्रू स्किन, वाई ओनली एमीबा, हाँ बेटा ये देखो क्वेश्चन, अब यही चीज तो मैं बताने वाला था यहाँ पे, जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, गुड, देखो ये बेटा यहाँ से, ठीक हो, देखो एक क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा जो होता है वो आप लोगों से पूछा जाता है कि वाई डिफ्यूजन process will not take place in multicellular organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब वो हमारे बारे में पूछ रहा है, यानी हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का, देखो बेटा क्लास 9 में पढ़े होंगे, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन में आती है तो सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है, पहली चीज। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन यानी आंसर देखिए, आंसर क्या होगा, देखो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म just like us, in multicellular organism our all cell our all cell, ठीक है, जितनी भी सेल्स हमारी हैं that are not directly connect contact with the environment, ठीक है। डिफ्यूजन कैसे होता, डिफ्यूजन सोचो कैसे होता, जैसे सपोज कर लो कि ठीक है कि मेरे, सपोज कर लो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ये मल्टी सेलर है, सपोज कर लो ये एक उंगली है, इसमें बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है भी हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके जैसे ऊपर वाली जो सेल्स है, ठीक है, वो तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, इन्वायरमेंट कांटेक्ट में है, ठीक है, हाँ हाई टू गुड, वो तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट है, लेकिन इसके नीचे जो सेल्स होंगी, जो नीचे इसके इस स्किन के जो नीचे सेल्स होंगी, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या कहता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट या कनेक्ट टू द इन्वायरमेंट, समझ में आया। लेकिन जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने क्लास 9th में जब डाइवर्सिटी चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बोला था कि रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, क्यों बोला था, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है, जैसे ही उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे ही कमी होती है, तुरंत वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट से क्या करता है, वो कनेक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अधिक है, तुरंत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका होगा बिकॉज ऑल द सेल्स आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द इन्वायरमेंट, हाँ सचिन लिख सकते हो बेटा, लेकिन देखो, देखो बेटा ध्यान से, आंसर जो होता है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखो जब भी आप लोग ना, जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने जब जाते हो, ठीक है, तो हमेशा जो होता है ना, ठीक है, एग्जाम का पेपर दे के आते हैं, एग्जाम का पेपर दे के आते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि हमेशा जो होता है सिंपलेस्ट वे लिखना चाहिए ताकि टीचर्स को समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं लिख के आइए वहाँ पे, ऐसा वहाँ पे लिख के मत आइए कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ तो वो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो वो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं। बायो में क्या है, सिंपल लिख के लाओ, हाँ ये होता है, बस खत्म।
अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये कितने मार्क्स का आएगा? मात्र 1 नंबर का आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप लिखोगे ना, ये क्वेश्चन कभी भी 2 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर में नहीं आने वाला है। ठीक है, आएगा भी तो पार्टीशन में आएगा, यानी पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल लिखिए, बिकॉज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स विल नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट विद टू द एनवायरनमेंट। सिंपल। नाउ इट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा अब तक? सबको क्लियर है? रिप्लाई एवरीवन। चल ठीक है। हाँ बेटा देखो, अब यही तो तुम्हारा किसने पूछा था? फ्रॉग इज, पता नहीं क्या था, देखें एक बार और देखें, हमको देखना पड़ता है। बताओ तुम इतना जल्दी जल्दी मैसेज करते हो, क्या था भाई, क्या था, कहाँ गया? हाँ, सो बट फ्रॉग इज नॉट यूनिसेलुलर। देखो बेटा, फ्रॉग फ्रॉग के केस में आपने कभी पढ़ा है? फ्रॉग को केस में कभी पढ़ा है? सोचो, फ्रॉग का केस कभी आप लोगों ने पढ़ा है? फ्रॉग के बारे में आप क्या जानते हो बताओ? फ्रॉग के बारे में आप क्या जानते हो? फ्रॉग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ बताओ पढ़ना। देखो बेटा, फ्रॉग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रॉग एक क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो रेस्पिरेशन जो करता है, ठीक है, वो स्किन से भी कर सकता है, ठीक है, और उसके पास लंग्स भी होता है। तो दोनों चीज समझ में आ गई होगी। क्यों मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, क्यों मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक मिनट बेटा, अभी बता रहे हैं, सबका आंसर बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, सबका आंसर देखो बेटा। जब वो पानी में जाता है, ठीक है, जब वो पानी में जाता है, ठीक है, तो उसके पास कोई गिल्स नहीं होता है। ठीक है, वो किससे रेस्पिरेशन करेगा? थ्रू द स्किन से, थोड़ा बहुत क्या करे। इसीलिए देखो, कभी भी फ्रॉग को देखो, कभी भी फ्रॉग को चलते हुए देखोगे, ठीक है, तो पानी के ऊपरी सतह पे रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में जाएगा तब जाएगा जब वो, जैसे जमीन पे प्रेजेंट था, जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनो अपनी बात में, हम लोग पास लंग्स है, हम लोग धरती पे हैं, ठीक है, हम लोग जमीन पे हैं, गंगा जी सामने बह रही है, बनारस का एरिया है, मस्त एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को नहाने का मन कर रहा है उसमें, भाई मन करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है। सीढ़ी पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग जैसे ही देखो पानी में उतरते हैं, नाक जैसे हम लोग क्या करते हैं, खूब तेजी से सांस लेते हैं, खूब तेजी सांस लेके उसका नाक बंद करके तब नीचे डुबकी मारते हैं। तो कभी सोचे हो क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ले लेते हैं, तो कुछ देर तक अंदर पानी में रहते हैं। सेम कंडीशन फ्रॉग के साथ है। फ्रॉग क्या करता है, जब पानी के सरफेस पे रहता है, पानी के सरफेस पे जब चलता है, तो वो स्किन से रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत कर सकता है, थोड़ा बहुत करता है, पूरा नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब लैंड पे रहता है, हाँ, जब वो लैंड पे रहता है, ठीक है, तो वो लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब जब उसको बहुत गहरे पानी में जाना पड़ता है, जैसे ये ऐसे सांप वगैरह छुपने के लिए, चाहे जो भी है, बहुत गहरे पानी में जाना रहता है, तो वो क्या करता है कि पूरा का पूरा खूब ज्यादा ऑक्सीजन क्या करता है, लैंड पे खूब ज्यादा ऑक्सीजन लेके तब पानी में कूद जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। नाउ इट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया? हाँ, एज ह्यूमन, गुड। देखो बेटा, तो इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यों होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये सब पूछा करिए, ठीक, इस तरफ पूछा करिए तो अच्छा लगता है। ठीक है सर, अच्छा लगता है ये सब। और देख ले क्या क्वेश्चन था, हाउ कैन वी प्रूव दैट अ प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल। देखो बेटा, हाउ कैन वी प्रूव दैट सॉइल, इसको थोड़ा देर बाद पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में पढ़े तो कोई आपत्ति है? क्योंकि वहाँ एक चीज़ आप लोग जान जाओगे, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, तो वहाँ पे आप जान जाओगे, या फिर हम अभी ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी बताएंगे या फिर रूट प्रेशर थ्योरी बताएंगे, तो वहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, हम कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इतना आप लोग को डिफरेंस लिखना है, जो आप लोग क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हो, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस इन बिटवीन, ठीक है, इंस्पायरेशन या इसी को बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ये आप लोग
पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से ही, ठीक है, तो इसको आप लोग होमवर्क के ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क क्योंकि इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमको बता दे, तो हम यहाँ पे बता दें। किसी को इसमें इसमें डिफरेंसेस में ऐसा तो कोई नहीं ना है कि कोई इसको डिफरेंस ही ना आता हो इन दोनों में। चलो ठीक है, तो रेस्पायरेशन में कुछ कुछ जो रिवीजन टॉपिक था मैंने कवर किया, ठीक है, तो रिवीजन टॉपिक कुछ कवर हुआ, ठीक है, यहाँ से। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो समझ लीजिए पहले, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, रेसिड्यूअल वॉल्यूम कल बताए तो थे, रेसिड्यूअल वॉल्यूम कल बताए तो थे आप लोगों को कि लंग्स के अंदर जब, देखो भाई, लंग्स के अंदर कभी भी लंग्स जब ह्यूमन बीइंग जब जिंदा रहता है तो वो कितना भी तेजी से फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दे, अपनी सांस को बाहर निकाल दे, लेकिन दोनों लंग्स को मिला करके एक छोटा सा वॉल्यूम रहता है जिसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो 1.5 लीटर होता है, जो कितना भी तेजी से सांस को एक्सपायरेशन करने पे वो खत्म नहीं निकलता है, ठीक है। इसके वजह से लंग्स जो होती है वो कोलैप्स नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक की बात, ठीक है। प्लांट रेस्पायरेशन बेटा हम अभी पढ़ाएंगे इसमें, जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के बाद ही वो प्लांट रेस्पायरेशन समझ में आएगा, इस तरह उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब तक ट्रांसपोर्टेशन पुल नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, चाहे यही देखो बेटा ध्यान से, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, कुछ कुछ चीजें समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, आपने बोला है प्लांट रेस्पायरेशन, तो कुछ प्लांट रेस्पायरेशन ही पढ़ लीजिए। अब देखते हैं समझ में आता है नहीं आता है, हम कोशिश करते हैं समझाने की। प्लांट रेस्पायरेशन, यहाँ पे देखो बेटा, प्लांट रेस्पायरेशन लगा है, ठीक है, ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस लगा है। दोनों में डिफरेंस आप लोग जान जाइए, ना तो प्लांट, यहाँ प्लांट रेस्पायरेशन लगा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं लगा। तो रेस्पायरेशन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है। तो प्लांट को क्यों रेस्पायरेशन बोला गया, ठीक है, प्लांट को क्यों रेस्पायरेशन जरूरत पड़ी। देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं सबको, ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं। अभी मछली वाला क्वेश्चन आप लोग आंसर नहीं बता पाए, वेल मछली वाला हमने बोला था पूछ करके बताइएगा, तो आपको आंसर नहीं मिला। एक और क्वेश्चन सुनिए, क्या हम लोग दोपहर में पौधे को पानी दे सकते हैं, से यस और नो। क्या हम लोग पौधे को दोपहर में पानी दे सकते हैं, क्या हम लोग पौधे को दोपहर में पानी दे सकते हैं, अगर वो सूखा है तो। क्या हम लोग पौधे को पानी दे सकते हैं दोपहर में, क्या अगर वो सूखा है तो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर है दैट इज नो। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, दैट इज नो, हम पानी नहीं दे सकते हैं दोपहर में, चाहे वो कितना भी सूखा रहे। अब आपका क्वेश्चन है व्हाई, क्यों नहीं दे सकते, क्वेश्चन सोच करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्लांट रेस्पायरेशन के बारे में बात करें। देखो बेटा ध्यान से, जैसे इसका सोच करके आंसर बताइएगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका सोच करके आंसर बताइएगा। जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है हमारे कहते हैं, नहीं बेटा गलत है, इट विल बर्न हिमसेल्फ, गलत है। क्यों बर्न करता है, कैसे बर्न करता है, उसका साइंटिफिक रीजन मुझे चाहिए, ठीक है। अब प्लांट रेस्पायरेशन, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय, ठीक है, यानी इन नाइट टाइम, नाइट टाइम डू नॉट स्लीप अंडर द ट्री, डू नॉट स्लीप अंडर द ट्री, ठीक है। वाई, ये क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं कि पेड़ के नीचे, स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। हाँ, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं बेटा सही कहते हैं, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस्ड, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस, ठीक है। हमारे हमसे बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, वो सब बहुत कुछ चीज़ें देख चुके हैं, तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, हर चीज़ का एक साइंटिफिक पहलू होता है, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ आपको, सो हम दैट इज़ करेक्ट बेटा। देखो बेटा, स्पेशली लोग बोलते हैं कि क्यों जो है, ठीक है, ये पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। क्यों जो है वो आंगन में तुलसी लगानी चाहिए,
ठीक है। ये सारे ये क्वेश्चन दिमाग में चलते रहने चाहिए आप लोगों के। देखो बेटा, एक बात सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। लोग बोलते हैं पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, पहली चीज। लेकिन वही पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ जो होता है, अगर घर में कहीं आपके आंगन वगैरह में निकल जाए तो उसको लोग अपशगुन, उसको तोड़ देते हैं लोग, मतलब नहीं होना चाहिए, तोड़ देते हैं लोग। ठीक है बेटा, 2 मिनट बाकी है, आप लोग तुरंत आ जाइए। उसकी देखो, रात के समय प्लांट रेस्पायरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, दैट इज करेक्ट। ठीक है। तो अब ये बताओ, जो अब मैंने क्वेश्चन पूछा, देखो बड़े ध्यान से, मैंने क्वेश्चन पूछा कि पीपल का और बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। ठीक है। पीपल और बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, पहला पॉइंट। ठीक है। लेकिन अगर पीपल का पेड़, दो घर है, वो दोनों घर एक दूसरे से सटा हुआ है, बीच में गैप है, तो उस गैप में ग्रो कर जाता है, तो उसको लोग उखाड़ देते हैं। क्यों? क्या बोलते हैं कि तुलसी का जो पौधा है वो आंगन में लगाया जाता है। क्यों? ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, जस्ट थिंक, सोचिए कि क्या होता है। देखो बड़े ध्यान से, ये आता है, डू नॉट स्लीप अंडर द ट्री बिकॉज एट नाइट टाइम, नाइट, देखो बेटा, ये हम नॉर्मल प्लांट के बारे में बात बोल रहे हैं, डिजर्ट प्लांट के बारे में बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्लांट, नॉट द डिजर्ट प्लांट, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। हम ये बोलते हैं, देखो बेटा, रात के समय, नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में प्लांट रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है। रेस्पायरेशन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है। यही बात। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी है, हाँ, हमारी बॉडी है तान्या, दैट इज करेक्ट बेटा। ठीक है। और सोचिए, और सोचिए, और सोचिए। हाँ, हमारी बॉडी है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी, जो भी बॉडी के अंदर इंजरीज रहती है या हमको एनर्जी चाहिए रहती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं, देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। सुबह 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 से लेकर के शाम तक हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हमारी बॉडी बहुत ही एक्टिव रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर कोई कोई यहाँ पे कोई, अगर कोई वो है, क्या बोलते हैं, एथलीट है, यानी प्लेयर है, वो भी बहुत मेहनत करता है सुबह से लेकर दो शाम तक वो। लेकिन रात में जब वो सोता है, रात में वो जब सोता है, तो उस समय क्या होता है, उसकी बॉडी फुल्ली रिलैक्स होती है और उस समय रेस्पायरेशन का जो रेट होता है वो सबसे हाई रहता है। रेस्पायरेशन का रेट हाई रहता है, यानी उस समय वो ऑक्सीजन जो उसकी बॉडी में है वो बहुत ही अधिक होता है, अधिक जाता है। जब ऑक्सीजन अधिक जाता है, यानी वो उसकी पूरी की पूरी जो सेल्स होती है, ब्रेन की सेल्स हुई, हार्ट की सेल्स हुई, जो भी सेल्स है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचता रहता है। ऑक्सीजन पहुंचने के रास्ते होता क्या है, सारे सेल्स में जब ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो 38 एटीपी एनर्जी बनती है, तो 38 एटीपी एनर्जी हमारे पूरे के पूरी बॉडी में पहुंचती है। इसलिए सुबह उठने के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम लोग को एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि रात भर जो है वो खूब ज़्यादा फुलफिल ऑक्सीजन कर ली। ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बैठाइए कि ऑक्सीजन हमको क्या देता है, कि फुलफिल एनर्जी देता है, यानी सेल्स को वो एनर्जी देता है 38 एटीपी की फॉर्म में। सेम कंडीशन तो प्लांट के साथ होगी ना। प्लांट के साथ तो और रेयर केस है, प्लांट के साथ तो और रेयर केस है, क्योंकि वो दिन भर क्या की है, दिन भर क्या की है कि वो ऑक्सीजन को निकाली है, यानी दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अरे बेटा एक बात और सुनो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम बताने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, छोटी छोटी चीज समझो। कोई भी चीज जब बॉर्न होती है, आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ बॉर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉर्न होती है, लेकिन जब वो जो गैस रिलीज करती है वो निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज करेक्ट। ठीक है। तो सेम अब कंडीशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो गर्म होती है, वो गर्म होती है, सोचो, गर्म होती है। प्लांट क्या कर रहा है बेचारा, सोचो, तुम लोग के लिए, हम लोग के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है प्लांट। प्लांट क्या कर रहा है, दिन भर जो है सूरज की तपती धूप में रहता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये क्या करता है, ठीक है, कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपनी बॉडी के अंदर, यानी अपनी ही बॉडी को खूब ज्यादा गर्म करता है वो। ठीक है। तो अंदर से वो पूरी की पूरी सेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, तो उनको अधिक से अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो रात के समय वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं।
क्या कि दिन भर में जो भी वर्क किए, जो वर्क किया इन्होंने दिन भर में, ठीक है, जो रप्चर बॉडी में हुआ, जो सेल्स वर्क की, जिसको एनर्जी की ज़रूरत है, वो क्या होगा रात भर में उतना ऑक्सीजन लेगा, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन लेगा। और जब मैक्सिमम ऑक्सीजन लेगा रात में तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ठीक है, नाउ इट वाज क्लियर और नॉट, से यस और नो, देन आई प्रोसीड, से यस और सबको। चलो बहुत अच्छे। एक मिनट वाई द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल, बेटा बता रहे हैं कि सचिन देखो बेटा, तुम बुक खोले हो क्या बेटा? सचिन, सचिन आर यू ओपन द बुक? सर आपने बुक खोला है, ठीक है। देखो बेटा, क्योंकि तुमने कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछ रहे थे पिछली बार, जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि जैसे वो एमीबा वाला, ठीक है, वही बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बुक्स, हाँ गुड बेटा, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए। लेकिन यहाँ पे देखो, बुक से इतर भी तक वो क्वेश्चन मिलेगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको पता है ना, कि तुम जो देखो बेटा, हम ये बता सकते हैं ना, हम ये आपको बता दें, जब एनसीईआरटी की बुक लेके के आप बैठोगे ना, तो मैं ये बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे किस साइड एनसीईआरटी पे है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करोगे, ठीक है, तो उतना ट्विस्ट नहीं कर पाओगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुल, लेकिन क्वेश्चन बहुत पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ध्यान सुनो। क्वेश्चन जो पूछा वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले इसको ये आप लोग समझ में आ गया। देखो, एक्वेटिक एनिमल की थोड़ी देर बाद पहले यहाँ देखो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, नाउ इट्स क्लियर, सबको समझ आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ठीक है, कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो हायर होता है एक्वेटिक एनिमल में, बट लोअर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल में। वाई? ठीक है, आंसर सुनिए, आंसर सुनिए, बहुत सिंपल सिंपल आंसर है, बहुत ही इजी इजी आंसर, इतना ही। देखो अभी तक ये कंसेप्ट आप लोग को, बिकॉज, हाँ गुड अमन, देखो बेटा, ये अभी तक आप लोग को उतना क्लियर नहीं था जितना मैंने बताया, ठीक है। तो अब सिंपल सीधे आंसर देखो, याद नहीं करना है कोई चीज, बायोलॉजी में याद नहीं करना है, सुनते जाओ बस ध्यान से। देखो बेटा ध्यान से, एक्वेटिक के, देखो हमारी जो बॉडी है या जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जो चाहिए वो गैसियस फॉर्म में चाहिए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में उसको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन इज द गैसियस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा वाटर में रहते हैं, और वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है। गौर फरमाइएगा इस पे। जब भी जब छोटे बच्चे ड्राइंग बनाते होंगे तो आप देखते होंगे, मछली का अगर फोटो बनाते होंगे, हमको रिप्लाई दीजिएगा बेटा, छोटे बच्चे अगर मछली का फोटो बनाते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बबल्स दिखाते होंगे, एम आई करेक्ट और नॉट? अब ये बताओ, ये क्यों बबल्स दिखाते हैं? बबल्स इसलिए दिखाते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ये गिल्स के रास्ते, देखो यहाँ पे गिल्स के रास्ते जो वाटर होता है ना, गिल्स के रास्ते जो वाटर होता है वो अंदर तो जाता है, वो अंदर तो वाटर जाता है, लेकिन वाटर को अगर डिसोसिएट करें, यानी वाटर को सिंपल हम बायोलॉजिकल वे में कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री लेवल में मत जाइएगा, बायोलॉजिकल वे में बढ़े तो इसको हम तोड़े तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है, समझ में आ गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, सिंपल है। तो इसको क्या जरूरत है? ऑक्सीजन जरूरत है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन को अपने अपने पास रख लेती है, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है, गैस क्या निकला का? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन गैस निकला, अब ये बबल्स के फॉर्म में ये ऊपर जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, एक बाल्टी में पानी भरो, एक पाइप से हम फूके, जब फूकते हैं तो बबल्स निकलते हैं, बबल जब निकलते हैं तो वही मछली का भी रूल है। मछली भी क्या कर रही है? वाटर को ले रही है, वाटर फिर डिसोसिएट हो जा रहा है, हाइड्रोजन गैस की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन गैस को निकाल रही है, तो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ऑक्सीजन मिक्स है,
तो जब ऑक्सीजन मिक्स है उसको डिसोसिएट बार बार करना पड़ रहा है, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स है उसको बार बार डिसोसिएट करना पड़ रहा है, तो उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वर्क कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा वर्क कर रही हैं एज कंपेरिजन टू अस। क्योंकि हम लोग को क्या है भाई, खुले एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन हम लोग, ये ऑक्सीजन जो है वो हम लोग गैसियस फॉर्म में यूज कर ले, लेकिन यहाँ वो क्या कर रही हैं, यहाँ वो क्या कर रही हैं, देखिए यहाँ पे वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन है, तो वो डिसोसिएट कर रही है, वो डिसोसिएट कर रही है, जब डिसोसिएट कर रही तो सेल्स को अधिक वर्क करना पड़ा, जब अधिक वर्क करेंगे तो अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हाई होता है, इसलिए वो तेजी से क्या करती है, ये सांस लेती है। सबको समझ में आ गई इतनी बातें? हैव यू ऑल क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया? सबको सबको रिप्लाई एवरीवन, गुड। चलो अब कुछ और बातें आते हैं, ठीक है। चलो अब तुमने तो बुक के क्वेश्चन हुए, अब एक क्वेश्चन, क्यों क्यों एक्वेरियम में एयरेटर लगाया जाता है? क्यों एक्वेरियम में एयरेटर लगाया जाता है, ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं। एयरेटर समझ रहे हैं आप लोग, सब लोग? कितने लोग ऐसे हैं जो एयरेटर नहीं जान रहे क्या होता है? बेटा और सोचो, अनमोल और सोचो बेटा, हम क्वेश्चन ये, चलो जब एक्वेरियम देखोगे आप लोग, ठीक है, एक्वेरियम जब देखोगे, एक्वेरियम कहीं का भी एक्वेरियम देखो, चल मार्केट में चले जाओ, जहाँ एक्वेरियम की शॉप है, गोरखपुर में बहुत सारे एक्वेरियम की शॉप है, वहाँ जाइए, देखते होंगे कि वहाँ पे एक मशीन लगा रहता होगा जो पानी के अंदर से बुलबुला निकालता होगा, खूब ज्यादा बुलबुला निकालता होगा, ठीक है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मतलब है उसका, ठीक है, क्या मतलब है? आखिर जो मछली उसमें है उसको पानी मिल रही है, ठीक है, तो वो पानी को डिसोसिएट करके उसमें से ऑक्सीजन तो ले लेगी ना, तो उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, तो ये क्वेश्चन ढूंढिए। नहीं बेटा वाटर क्लीन नहीं करता, वाटर क्लीन जो करता है वो फिल्टर करता है, ये क्वेश्चन को ढूंढिए। मेरे घर में एक्वेरियम है, ठीक है, कभी वक्त मिलेगा तो हम दिखा देंगे उसमें, ठीक है। नहीं बेटा एयर पास नहीं करवाता है, अब मेरे पास एक्वेरियम, मेरे घर पे एक्वेरियम है, हम कभी वक्त मिलेगा तो आपको दिखा देंगे, ठीक है, उसमें एयरेटर लगा हुआ है, एयरेटर जानते क्या होता है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चंस हुए, तो प्लांट की रेस्पिरेशन समझ में आ गया सब लोगों को, ठीक है। नहीं बेटा गलत, ऑक्सीजन डीटा है, यस सर। वाटर ट्रांसफर नहीं बेटा, वाटर ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं करता है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड है, लेकिन अब आप सोचिए क्यों होता है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अभी देखिए मैं क्या क्या क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। बेटा देखो, सोहम श्रीवास्तव, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल कैपेसिटी, ठीक है, वॉट एवर इज दैट, कम से कम 5 से 6 टाइप की कैपेसिटी है, ठीक है। नहीं बेटा गलत है मन, देखो 5 से 6 टाइप की कैपेसिटी है लंग्स की, ठीक है। हम आपको जल्द ही जो है, या तो कल कल में हम क्या करेंगे, आपको एक हम फोटो भेजेंगे, फोटो फोटो भेजेंगे, ठीक है, उसको आप लोग प्रॉपर लिख लीजिएगा, लिख लेंगे जब, ठीक है, तो हम बताएंगे उसमें कि वाइटल कैपेसिटी क्या आती है, टोटल लंग वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, डेड वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ हम उससे बनाएंगे, लेकिन पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो दिस वन इज क्लियर। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम सोच तो रहे थे प्लांट का पढ़ने के लिए, लेकिन हम प्लांट का नहीं पढ़ के पहले एनिमल का पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम प्लांट का पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल के बारे में अब थोड़ा सा परिचित है, प्लांट के बारे में थोड़ा परिचित नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, अरे सॉरी एनिमल ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस कुछ बताएंगे, बस वेट करिए, ठीक है। हम ये भी अभी सोहम अभी ये भी बताना है बेटा, अभी हमको ये भी बताना है, ठीक है, कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गुड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अभी ये भी बात बाकी है, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए पहले, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर देंगे।
पहले उसका सारा फोटोज भेजेंगे, अभी आपके ग्रुप में भेजेंगे, हो सकता है कल या परसों में भेजें, लेकिन भेजेंगे तो पहले उसको देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद तब इसी समझ में आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन में पहले हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यानी अस के बारे में। पहला क्वेश्चन आप लोग को ये है कि ब्लड जो होता है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नहीं, गलत है बेटा, थोड़ा और सोचिए। चलो और लोगों का आंसर आ जाए, सब लोग आंसर दीजिए। कितने कंपोनेंट से मिलकर के ब्लड बना होता है, कितने कंपोनेंट से मिलकर के ब्लड बना होता है। तो हम सबका 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 आंसर, सबका आंसर, सबका आंसर। देखो बेटा, ब्लड जो होता है, ब्लड वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यही क्वेश्चन इस साल नहीं, पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आया था, सेट नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स, ये डिटेल आपके है नहीं, बस ऐसे समझ जाइए कि हाँ है। ठीक है, प्लाज्मा इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिक्विड इन नेचर, लिक्विड इन नेचर, लिक्विड इन नेचर। दूसरा चीज, तीसरा चीज येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर। sometime it help to remove carbon dioxide from lung and nitrogenous waste from kidney। ठीक है, it also help in the formation of antibodies against any microorganism। जैसे आजकल हो रहा है दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा डोनेशन। ठीक है, तो वो इसी प्रोसेस से हो रहा है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट प्रोसेस आल्सो। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो तीन टाइप के हैं। आरबीसीएस दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सबको पता है ना कि हम यहाँ पे सेल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों कॉर्पसल्स लिख रहे हैं, सबको पता है ना ये रीजन कि हम सेल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों कॉर्पसल्स लिख रहे हैं। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता कि क्यों हम यहाँ पे सेल ना लिख करके कॉर्पसल्स लिख रहे हैं? क्योंकि आप लोग के स्कूलों में पहले से ये पढ़ाया जाता है कि दैट इज सेल। ठीक है, किसको और नहीं पता है? हाँ, देखो बेटा, देखो, अगर हम इसको सेल बोलते, अगर हम इसको सेल बोलते तो ये एनिमल सेल होता, क्योंकि एनिमल की बॉडी में है तो एनिमल सेल होता अगर हम सेल बोलते तो। ठीक है, लेकिन हम सेल नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको सेल बोलते तो इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता, ठीक है, गोल्गी बॉडी होता, ठीक है, न्यूक्लियस होता, ठीक है, मेन चीज होता है न्यूक्लियस होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेल ना बोल करके हम क्या कहते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं, क्योंकि कुछ सेल के पार्ट इसके अंदर हैं जबकि कुछ पार्ट इसके अंदर नहीं। पूरे दुनिया में केवल दो ही ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, दैट इज कैमल एंड लामा। लामा का आप बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बहुत बढ़िया जान सकते हो, सर्च करोगे लामा तो बहुत मिल जाएंगे आपको, न गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जब कोरोना का केस आया था तो लामा पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ था।
ठीक है, बहरहाल उसको आप देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, तो दो ही एनिमल इस धरती पे हैं, दैट इज कैमल एंड लामा। ठीक है, जिसके ब्लड में न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे जितने भी होते हैं सारे के सारे ब्लड जो होते हैं वो ए न्यूक्लिएट होते हैं, एक न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये दिमाग में रहे। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स दैट इज आरबीसी, इसी को क्या करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा पढ़ते हैं WBCS, दैट इज वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और लास्ट में है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सबको समझ में आ गया? से यस और नो, से यस और नो, समझ में आया? चलो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने पूछी, वो पता चली सबको। ठीक है, कुछ नई चीज़ आप लोगों को पता चली आप लोगों को। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, इसी तरह कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हर लेक्चर पे, देखो लेक्चर मत मिस करिए, मेरी बात मान लीजिए, लेक्चर मत मिस करिए, क्योंकि इसके बाद से हम दिल पढ़ाएंगे, अपना दिल नहीं भाई, सबका दिल, यानी हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो वो ऐसे शेप का आप लोग हार्ट बनाते हो ना, हाँ उसी शेप का भी हार्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, समझ में आया? और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। गट मीन्स गांठ, गट मीन्स गांठ, गट में तो ये भी गट बोला जाता है, ये गले को भी गट बोला जाता है पूरा। हाँ, और कुछ? और किसी कोई डाउट? चले तब मिले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, क्या था सर? सर क्या था, क्वेश्चन क्या पूछ? माउथ अल्सर, बेटा माउथ अल्सर में क्या होता है, देखो जैसे माउथ अल्सर क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कहीं कट गया, ये मान लो कि जैसे चबाते चबाते, ये दांत लगाते लगते ब्रश से ऐसे करते करते कट जाता है, कट जाता है ना यहाँ पे। जैसे मान लो ब्रश कर रहे हो तो कभी लग जाता है, दांत चला रहे हो तो कभी ये जो है वो कट जाता है, चाहे जैसा भी है। ठीक है, तो जब कट जाता है तो कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम उस समय बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ खा रहे हो तो वहाँ जाके वो जलाता है उस चीज़ को, तो अल्सर यानी घाव बनने की संभावना बढ़ जाती है, और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, बाय बाय।